अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और रिंग, फर्स्ट हमने पढ़ा था। सेकंड बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रिंग, करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। दो एप्लीकेशन पढ़ी है। आज थर्ड एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, आज जो एप्लीकेशन हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, क्या रहेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसकी? बायोट-सेवर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी बायोट-सेवर्ट लॉ आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। क्लियर? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भाई हम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होनी चाहिए। मान लो ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। क्लियर हो गया? ये एक लॉन्ग है, दोनों तरफ को लॉन्ग जा रही है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितना लॉन्ग ये हो सकती है। तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। फिलहाल हम इसकी कितनी लेंथ ले लेते हैं, वैसे लॉन्ग है, इनफाइनाइट होगा तो तब क्या होगा हम केसेस में देखेंगे। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। सपोज आई एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, इससे कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है? आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और इससे आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया? अब मान लो इस वायर से, ये जो वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? ये आयर, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया ओ, यहां से आर डिस्टेंस पर, या इसको एक काम करो स्मॉल ए डिस्टेंस मान लेते हैं। स्मॉल ए डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी, स्मॉल ए डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना है? इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो ध्यान से समझना है। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। आई एम्पियर करंट कैरी कर रही है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इस वायर से ए डिस्टेंस पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारे पास है पी। इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा। तो ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी। अब आपको क्या करना है, जब भी हम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं, ये किसी भी वायर की बात करते हैं, तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? बताओ, हमें क्या लेना पड़ेगा? एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने इस O से Y डिस्टेंस पे या L डिस्टेंस पे, मान लो यहां से L डिस्टेंस पर, डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है ना? ये जो है कितनी डिस्टेंस ले ली हमने? L डिस्टेंस पर। यहां से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया AB, एक छोटा सा एलिमेंट। ये वायर हमारे पास लॉन्ग है, इस यहां से हमने Y डिस्टेंस पर, यहां से Y या L डिस्टेंस पर, यहां से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ये दिस एलिमेंट को हमने कह दिया DL। कितना कह दिया? DL। तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया, जैसे हम कल पढ़ रहे थे करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। DL एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। ये क्या है? इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इसको B मान लिया। क्लियर हो गया बेटा? ये DL एलिमेंट है, और ये DL एलिमेंट की यहां से डिस्टेंस मान लो ये R है, और R कितना हो जाएगा बताओ? R इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? √A² प्लस R², सॉरी L²। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है AP किसके बराबर होगी? R इज इक्वल टू √A² प्लस L² के बराबर होगी। अरे इतना समझ में आया? लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस वायर पर हमने O से L डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, और इस DL की वजह से यहाँ पर हम पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ के लिए, क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ जहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक लेंथ एलिमेंट होना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो उस लेंथ एलिमेंट को हमने DL मान लिया। ठीक है बेटा, और ये एंगल मान लो ये कितने का एंगल बन रहा है? ये थीटा का एंगल बन रहा है।
कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ कितना होना चाहिए बताओ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा। आई भी है, करंट आई जा रहा है, लेंथ एलिमेंट हमने डीएल माना हुआ है, थीटा एंगल हमने थीटा लिया है तो साइन थीटा रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यही कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सबको क्लियर है इतना, यस और नो? ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। ये जो डीएल एलिमेंट आपने कंसीडर किया है, इस डीएल एलिमेंट के लिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें केवल डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या होल वायर के लिए निकालना है? ऑब्वियसली बात है, होल वायर के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से समझो इस बात, एक और पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर का कोई भी आप एलिमेंट लोगे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई पाम रूल अगर आप लगाओगे, चाहे ये एलिमेंट आए, ये एलिमेंट आए, ये एलिमेंट आए, किसी भी एलिमेंट की वजह से आप निकालोगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीबी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और जितने भी एलिमेंट आएंगे हर किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा। दैट इज क्लियर और नॉट? यस और नो? अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू वायर इज, अगर आपको dB पता है तो मैंने आपको बार बार बोला है, अगर आप dB जानते हैं तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो होल वायर के लिए निकल जाएगा। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, इंटीग्रेशन ऑफ dB का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दैट इज, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? अब यहां पर ध्यान से समझें, यहां पर अब आप यहां तक आपके समझ में आ गया? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपके यहां तक जब समझ में आ गया तो देखो बेटा, अब हम यहां इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट भी किसके टर्म्स में करेंगे? यहां दो टर्म्स वेरी करेंगे, ध्यान से समझे। देखो एक तो जैसे जैसे हमारे पास एल बढ़ेगा, एल में चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग थीटा में चेंज आएगा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो एल वेरी कर रहा है, एक थीटा वेरी कर रहा है। हमेशा ध्यान से समझें, यहां पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो एल, कौन कौन से वेरिएबल टर्म्स हैं? एक तो भाई हमारे पास एल वेरी कर रहा है ये, और दूसरा एल में चेंज के साथ साथ आपके पास किस में चेंज आएगा? थीटा में चेंज आएगा। तो कभी भी अगर ऐसा डेरिवेशन हो जहां पर दो वेरिएबल आ रहे हो और उसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको किसी एक के टर्म्स में तोड़ते हैं। क्लियर हो गया? किसी एक के टर्म्स में तोड़ देंगे, या तो हम इसको क्या करेंगे, एल के रिस्पेक्ट में ले आएंगे या हम थीटा के टर्म्स में ले आएंगे। क्लियर हो गया? बट अब एक प्रॉब्लम और है, देखो ये तो ठीक हो गया, ये समझ में आ गया दो वेरिएबल क्यों है, एल और थीटा दो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे एल चेंज होगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा। अब दूसरा, हमारे सामने वायर ये है, हम इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला एंगल मेजर करना डिफिकल्ट होगा, ये वाला एंगल मेजर करना डिफिकल्ट होगा। तो हमारे लिए इजी होगा कि हम ये वाला एंगल निकालें, ये वाला एंगल निकालें। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वायर हमारे सामने जा रही है, हम अपनी पोजीशन से एंगल निकाल सकते हैं, एंड के एंगल्स हम यहां से निकाल सकते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि हम यहां पर है ना, वायर करंट कैरिंग वायर ये जा रही है तो हम यहां से एंगल निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो थीटा को फाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे और दूसरा एल को भी थीटा फाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप सिंपल से यहां ध्यान से समझें तो क्या हो जाएगा। क्यों चेंज कर रहे हैं समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर थीटा और एल दो वेरिएबल हैं, तो हमें किसी एक के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, या तो हम थीटा के टर्म्स में लेके आएंगे या हम एल के टर्म्स में लेके आएंगे। हमने मान लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम थीटा के टर्म्स में ला रहे हैं, लेकिन थीटा को मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा।
क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि भाई करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है और हम यहाँ पर पॉइंट हैं, तो ये एंगल मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम अपनी लोकेशन से एंगल मेजर कर सकते हैं वायर के एंड के। जैसे अगर आपके पास ये वायर दिख रही है, भाई वायर दिख रही है, ये हमारे पास पॉइंट है, तो हमने ये मिडिल पॉइंट तो लिया ही हुआ है, तो हम यहाँ से इस एंड का एंगल भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से इस एंड का एंगल भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो ये वाला एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एल और थीटा दोनों को फाई के रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? ताकि हमारे वेरिएबल भी एक ही रहेगा और वेरिएबल हमारे पास दोनों हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा, पीओए, इन ट्राइंगल पीओए, आप ध्यान से समझे बेटा, पीओए, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको पीओए, पीओए ट्राइंगल में देखो, अगर आप इस ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, देखो यहां से देखो, ये tan फाई हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लिख सकते हैं हम, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, tan फाई इज इक्वल टू l अपॉन a, लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू l अपॉन a, tan फाई इज इक्वल टू l अपॉन a, tan फाई इज इक्वल टू l अपॉन a, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू a tan फाई हो जाएगा, l इज इक्वल टू a tan फाई, l की वैल्यू इन फिगर, इन ट्राइंगल, क्या इन ट्राइंगल POA क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू l अपॉन a, तो l इज इक्वल टू a tan फाई हो गया। अब l इज इक्वल टू a tan फाई हो गया हमारे पास, देखो यहां एक तो हमारे पास l है, एक हमारे पास dl है, तो l अगर tan फाई a tan फाई हो गया तो, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dl कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, l का डिफरेंशिएशन dl हो गया, राइट साइड में tan फाई है, तो tan फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर, tan फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर, बोलो बोलो भाई, sec स्क्वायर फाई, tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर फाई d फाई, क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई, क्योंकि यहां पर वेरिएबल फाई है, जैसे l का dl हो गया तो tan फाई का sec स्क्वायर फाई हो गया और dl आ गया। एंड ऑल्सो देखो बेटा, अब दूसरा हमें यहां से थीटा हटाना है, देखो थीटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझे, थीटा हटाने के लिए दूसरी हमारे पास यहां से कंडीशन क्या रहेगी, थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, थीटा हमारे पास देखो यहां से देखो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है भाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अरे ये थीटा है ये फाई है, तो तीनों का, दोनों एंगल का सब, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव, क्लियर हो गया? थीटा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाइव। मेरी बात समझ में आ गई? इतना सबके समझ में आ गया बेटा, इतना सबके समझ में आ गया भाई? ठीक है, इतना अगर सबकी समझ में आ गया बेटा, मैं इतना नोट करा देता हूं क्योंकि बोर्ड में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ स्टार्टिंग की लैंग्वेज लिख लो, फिर आप इसको नोट करोगे। लिखो, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, let us consider a long straight wire carrying I ampere of current, carrying I ampere of current, carrying I ampere of current. Suppose P is any point, suppose P is any point, suppose P is any point at small a distance from O, small a distance from O, full stop. To find the magnetic field at the P, to find the
magnetic field at the P to find the magnetic field at the point P, we consider a small length element dl, at L distance from O, at L distance from O, at L distance from O, L distance from O, at L distance from O. लिखा बेटा? Using the Biot-Savart law, using the Biot-Savart law, using the Biot-Savart law, Biot-Savart law, we get सारे बच्चे बेटा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के साथ इसको यहां तक नोट करो, फिर यहां से आगे का फिर मैं इससे आगे करूंगा क्योंकि स्पेस बोर्ड में कम है, ठीक है? इतना बेटा सारे बच्चे नोट करो। देखो बेटा, अब ये आपके पास जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यूज? डीएल की वैल्यू, एल की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, ठीक है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ किसकी? एल डीएल एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, अगर आप इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास? एल की वैल्यू है, डीएल की वैल्यू और थीटा की वैल्यू है, इसको आप इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी बेटा? इक्वेशन क्या बनेगी? सारे बच्चे इधर ध्यान दें, देखो क्या बन जाएगी? b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i की जगह आपके पास i ही रहेगा और dl की जगह क्या आ जाएगा? बोलो, a sec स्क्वायर फाई, क्लियर हो गया? a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई हो जाएगा, ठीक है? अपॉन देखो हमारे पास क्या हो गया? dl की जगह a sec स्क्वायर फाई d फाई आ गया, अपॉन a स्क्वायर प्लस l की जगह क्या आ जाएगा? बोलो, a tan फाई, अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, क्लियर हो गया? इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो यहां पर देखो, इंटीग्रेशन के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ऐसे ही रहा हमारे पास, देखो i इंटू ए ऐसे ही रहा, अपॉन यहां पर देखो a स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है और इधर हमारे पास है सेक स्क्वायर फाई डी फाई और नीचे हमारे पास आ रहा है देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, क्लियर हो गया? और 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई को हम क्या कहते हैं? सेक स्क्वायर फाई कहते हैं। एक और भी था बेटा, कहां था? साइन थीटा था, सॉरी, एक हमारे पास साइन थीटा भी था। यहां पर साइन कितना हो जाएगा? थीटा की जगह हो जाएगा 90 माइनस फाइव, ठीक है? एक थीटा यहां पर और बचा था, सॉरी, ये थीटा भी था ना हमारे पास, क्लियर हो गया? ये वाली टर्म्स को इसको हटा देते हैं। देखो थीटा भी था तो थीटा की जगह हमारे पास 90 माइनस फाइव आ जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो बेटा, आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव हो गया, साइन 90 माइनस फाइव हो गया कॉस फाइव, क्लियर हो गया? साइन 90 माइनस फाइव हो गया कॉस फाइव। अब इधर देखो बेटा, ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बन गई? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, क्या आ गया हमारे पास? cos फाइव डी फाइव, cos फाइव डी फाइव। अरे इतना समझ में आ गया? इसी इक्वेशन में अगर हम समझें, आगे देखें तो यहां पर देखो बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, i अपॉन a भी कांस्टेंट है, i अपॉन a भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या?
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर इंपोर्टेंट होता है फाई की, क्योंकि देखो वायर है, इधर ध्यान से समझे, हमारे पास ये वायर है, ये वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में आई। ये हमने यहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर पॉइंट लिया हुआ है, ये ध्यान से समझें, लिमिट लेना, ठीक है। अब हमने कहा कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। जैसे हमने जब ये जिस पॉइंट लिया तो यहां से हमने कहा ये वाला एंगल जो बन रहा है वो फाई बन रहा है, कहा कि नहीं कहा? अब यहां देखो लिमिट लेना, ध्यान से समझ लो, फाई कहां से कहां तक वेरी करेगा। देखो अगर इस पॉइंट से, ध्यान से समझे, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये पी पॉइंट है, तो यहां पर जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, इधर को भी और यहां से इधर को भी। आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये पी पॉइंट है, और जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी, चाहे इधर को जाए और ये चाहे इधर को जाए, तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो आपका क्या चेंज आएगा, जैसे ये है, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी कि फाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि एल बढ़ेगा, एल के साथ थीटा में भी चेंज आ रहा था, और यहां पर देखेंगे तो यहाँ फाई में चेंज आएगा। तो देखो जैसे जैसे एल बढ़ेगा ये एंगल बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे ही यहां से यहां को जाने में भी एंगल बढ़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये यहां से इधर कहां तक बढ़ रहा है, फाई 1 तक बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? फाई 1 तक बढ़ रहा है। अरे आप समझ रहे हैं, ये एंगल जो है ऐसे यहां से ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते जाएगा, और मान लो कहां तक बढ़ रहा है, फाई 1 तक। और ऐसे जो ये वाला एंड है ये भी एंगल बढ़ेगा, और मान लो ये एंगल कहां से कहां तक बढ़ रहा है, फाई 2 तक बढ़ रहा है। अरे ये समझ में आया आपके पास? हाँ या ना? जैसे ये दोबारा से मैं समझा देता हूं, जैसे हमारे पास देखो ये पोजीशन है, इधर देखो ध्यान से समझिए, ये पोजीशन है और ये वायर है, ये वायर है, वायर लॉन्ग है। तो देखो अब आपके पास ऐसे पोजीशन है, तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये आप समझ पा रहे हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ठीक है, ये वायर की लेंथ बढ़ते जाएगी, और ऐसे ही देखो यहां से नीचे को ये लेंथ बढ़ते जाएगी। ये सबकी समझ में आ गया बेटा? इतना सबकी समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास देखो बेटा जो एंगल है फाई 1 और फाई 2 दोनों इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, इतना सबकी समझ में आया? ये फाई 1 और फाई 2 कैसे आया, ठीक है? देखो यहां से एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऊपर को फाई 1 बढ़ रहा है, और यहां से इधर को एंगल फाई 2 बढ़ रहा है, नीचे को फाई 2 बढ़ रहा है, ये नीचे को फाई 2 बढ़ रहा है। अब आपको पता है कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां से इधर को, तो हमने ऊपर इधर को फाई 1 लिया है, तो एंगल कितना हो जाएगा, माइनस फाई 1 हो जाएगा, और यहां को एंगल पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो हमारे पास फाई कहां से कहां तक चेंज होगा, यहां से यहां तक अगर देखें तो माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 तक। इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, और हमने फाई 1 एंगल क्लॉकवाइज लिया है, तो यहां से इधर को लेंगे तो माइनस फाई 1 हो जाएगा। तो माइनस फाई 1 से लेके कहां तक लिमिट चेंज होगी, फाई 2 तक। अरे इतना समझ में आ गया? अब इसी इक्वेशन को अगर देखें तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है, आई अपॉन ए तो हमारे पास बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। देखो साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 1 से लेके कहां तक, फाई 2 तक। तो इसी फॉर्मूले को आगे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस फाई 1, और आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, 11th से और कुछ याद हो ना हो इतना तो याद हो ही जाता है बार बार। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट क्या बन जाएगा, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है।
क्लियर हो गया? तो आप चाहें तो φ1 को आगे भी ले सकते हैं और पीछे भी, तो ये हो जाएगा एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट स्मॉल ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, इसके बाद आप पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके केसेस देखेंगे। ठीक है बेटा, इतना सबने नोट कर लिया बेटा? इसके लास्ट में लिख लेना, लिखो बेटा, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, current carrying wire at perpendicular distance from it, at perpendicular distance from it, where perpendicular distance from it, at perpendicular distance from it, ये distance perpendicularly है ना, वायर के perpendicularly, at perpendicular distance from it, where φ1 and φ2 are angle formed by the ends of wire, angle formed by the ends of wire, E and D S, ends of wire, angle formed by the ends of wire। लिखा बेटा? केसेस लिखेंगे बेटा इसके बाद, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसके बाद हम इसके केसेस लिखेंगे। केस फर्स्ट लिखो, व्हेन वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, व्हेन वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग। आप लोग बताओगे मुझे, ये P पॉइंट है, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने φ1 माना हुआ था, और जो नीचे को एंगल बन रहा है इसको हमने क्या माना है, φ2 माना हुआ है। अच्छा बताओ, वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 एंगल कहां तक जाएगा, 90 डिग्री। भाई ये एंगल बढ़ता अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ऐसे पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, φ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही देखो, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये एंगल भी बढ़ता कितना जा सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री। तो φ2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे टोटल 180 का एंगल बनेगा सेंटर पर, टोटल एंगल देखें तो 180 का एंगल बनेगा। तो यहां से इधर को -90 हुआ, यहां से इधर को +90 हुआ, तो टोटल 180 का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो φ1 हो गया 90, φ2 हो गया 90। क्लियर हो गया? तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1 + 1 2 हो गया। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/2 पाई I/A। तो अगर आपसे कहा जाए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या वेरी लॉन्ग वायर कह दिया जाए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट r डिस्टेंस या स्मॉल a डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/A। नोट डाउन, B इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/A। लिखो बेटा, केस 2 लिखो। ठीक है, when the point at one end of the wire, अब ये पॉइंट हमारे पास when the point P at one end of the wire, P जो पॉइंट है at one end पर है, एक किनारे पर है। when the point P at one end of the wire, when point P at one end of the wire, क्लियर हो गया? पॉइंट जो है P, ये एक एंड पर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग आपके पास वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है,
वायर इज वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और ये जो पॉइंट है ये इसके वन एंड पर है। तो अब आप देखो बेटा, इधर ध्यान से समझो, वन एंड पर अगर होगा तो फाई वन तो कितना पहुंच जाएगा यहां से, बोलो फाई वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो फाई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में, और फाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर पॉइंट करंट कैरिंग वायर के वन एंड पर है तो फाई वन इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, फाई टू इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो अब क्या हो, समझ में आ गया जीरो क्यों हुआ फाई टू, क्योंकि नीचे को नहीं जा रहा है, और फाई वन 90 क्यों हुआ, समझ में आ गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। क्लियर हो गया बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्लियर हो गया, देखो आज इसको इतना ही कर लेते हैं बेटा, कल फिर हम लोग इसके एक दो केसेस और देख लेंगे, कुछ और नए केसेस बना लेंगे, ठीक है, केसेस बनाने में तो माहिर है ना हम लोग, तो कुछ और केसेस देख लेंगे, अब इसको इतना ही करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, इसको नोट कर लो आप लोग।